नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं 5 जुलाई से। बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। जो लोग एमए में अभी फाइनल ईयर में हैं लेकिन उन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अ, जिनका पुराना नेट है या जुलाई 2024 वाला और दिसंबर 2024 वाला वही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, या 2023 वाले भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न आपको इससे अवगत करा दूं कि क्या है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो प्यारे साथियों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट लिखा है, एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और आप यदि अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी, यानी कि उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे। अब आप सोचिए कि यदि आप एमए अपीयरिंग में हैं, अभी एमए फाइनल ईयर में हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं, 55% है ही नहीं, आप अभी मास्टर पास किए ही नहीं हो, तो आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। पहली समस्या ये। यदि अपीयरिंग से आपका फॉर्म अप्लाई हो भी जाता है तो जिस दिन साक्षात्कार होता है ना, उसी दिन लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो उस दिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आपकी परसेंटेज देखेंगे कि 55 है या नहीं है, 50 है या नहीं है। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में उन्होंने एक और बात नीचे डाल रखी है कि हम सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो वो 2 गुना का जो डिसीजन है ना, वो जो यूनिवर्सिटी करती है ना, वो करती है आपके एमए की परसेंटेज बेस के आधार पर। मेरा खुद का ये अनुभव रहा है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में मैंने 2019 में फॉर्म अप्लाई किया था। तब क्योंकि मैं भी जेआरएफ था और इंटरव्यू होना था, तो मैं मेरे इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि एग्ज़ाम तो उस ज़माने में एंट्रेंस टेस्ट होता था, और चूंकि जेआरएफ वालों को छूट थी तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो जेआरएफ वाला हूँ, मेरे को तो एग्ज़ाम से छूट है, मैं तो सीधा इंटरव्यू देना है मुझे, तो इंटरव्यू की तैयारी में कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब लिस्ट आई इंटरव्यू की तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। टोटल 17 सीटें थी, 34 लड़कों के नाम उस लिस्ट में आए, टोटल जेआरएफ वाले थे। और जब मैंने उस लिस्ट को देखा उसमें मेरा नाम ही नहीं था, मतलब और भी थे शायद, लेकिन 34 लड़के तो जेआरएफ वाले बुलाए थे उन लोगों ने, एक सीट पर 2 बुलाए थे, है ना, और बाकी नेट वाले भी बुलाए थे, लेकिन 34 जेआरएफ वाले बुलाए थे, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछा कि सर मेरा नाम नहीं आया, जबकि मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म को भेजा भी था, मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रतिशत जो है एमए की वो इससे कम होगी। तो वास्तव में जो उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था, उन्होंने कहा था कि 59.50 से कम परसेंटेज वाले का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट 59.50 वाले को बुला लिया था इंटरव्यू के लिए, जेआरएफ वालों को। अब मेरी फिक्स 59 थी, तो कहने का मतलब एमए की परसेंटेज बेस के आधार पे मुझे बाहर कर दिया था, इंटरव्यू की प्रक्रिया में तक शामिल नहीं किया, जेआरएफ वाला होते हुए भी। तो कहने का मतलब मेरा ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपकी एमए होनी चाहिए और उसका जो प्रतिशत मार्क्स है वो देखा जाएगा, उसी के बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल संभवतः किया जाएगा। हो सकता है कि अब प्रक्रिया थोड़ी सी बदली है, प्रक्रिया तो बदली है, पूरी बदली है, क्योंकि एंट्रेंस हटा दी है, लेकिन फिर भी प्रतिशत का तो उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है नोटिफिकेशन में भी कि आपको 55% चाहिए, मतलब चाहिए। यदि ग्रेडिंग सिस्टम है या कोई और सिस्टम है तो 55% के इक्वल आपका मामला होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। तो अनिवार्य रूप से आपकी मास्टर होनी चाहिए और उसमें प्रतिशत 55 या 50 जो भी है वो आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात आती है नेट और जेआरएफ वालों के लिए कि उनका क्या होगा।
तो देखो उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिनके पास मास्टर डिग्री है पूरी, वो साथी, उनको एक अन्य क्वालिफिकेशन और चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और वो एक अन्य विशेषता ये है कि यूजीसी ने जो एक लेटर जारी किया था 27 मार्च 2024 को सॉरी, सार्वजनिक पब्लिक सूचना 140/648 के नाम से, आप लोगों ने यदि वो नहीं पढ़ी है तो मैं मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे उस सूचना को डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सफलता विजन्स, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है, 27 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये लिखा है कि जिस दिन आपके नेट का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की तारीख से ठीक 1 साल बाद तक आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यदि इस 1 साल के दौरान आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको एडमिशन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए फिर से नेट देना होगा, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपका रिजल्ट किस दिन आया था ये आप लोगों को पता है। आपने भले ही कभी भी नेट पास की हो, नेट पास हो या आप पीएचडी क्वालिफाई हो, ओनली पीएचडी क्वालिफाई हो, या इसमें जेआरएफ वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आया था नेट वाला, उस दिन के तारीख से और आज की तारीख को देख लो, यदि 1 साल से ज़्यादा का गैप है, जिस दिन फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन तक 1 साल से ज़्यादा का गैप है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सिटी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ये कहा है कि जो यूजीसी ने जो पब्लिक नोटिस जारी किया था उस पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग आपको आपकी योग्यता रखनी है। और चूंकि उस पब्लिक नोटिस में ये स्पष्ट लिखा है कि आपको जिस दिन आपके नेट का रिजल्ट जारी होगा उस तारीख से ठीक 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, अन्यथा आपको पुनः नेट देना होगा। अब आप देख लीजिए कि आपका नेट का रिजल्ट कब आया था, कब आप पास हुए थे, और उस तारीख से लेकर 5 जुलाई के बीच का जो समय है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 जुलाई 2024 से पहले पहले यदि आपका रिजल्ट आया था तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि मैं फिर कह सकता हूं कि 5 जुलाई 2024 से बाद में जिनका रिजल्ट आया है नेट का, वो साथी ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी पब्लिक घोषणा के अनुसार, जिसका जो नंबर है 140/648 नाम से वो नोटिस आया था। आपको यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे सफलता विजन्स नामक टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वरना आप टेलीग्राम पे जाके सफलता विजन्स नाम से सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों आज का सेशन, जो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण तक मैंने बताया है। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का और कोई भी डाउट आपके अंदर हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या कॉर्नर में व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का हर हालत में समय रहते जवाब दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो पीएचडी एडमिशन को लेकर होती है वो मैं यहाँ इस चैनल पे लेके आता हूँ। खासकर राजस्थान वाले तो सभी लाता हूँ, बाकी अन्य जो नोटिफिकेशंस होते हैं अन्य स्टेट वाले वो भी मैं यहाँ पे लाता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मैं सारे ही नोटिफिकेशन डालता हूँ पीएचडी एडमिशन को लेकर, या रिसर्च से संबंधित कोई भी समस्या हो, वो सारी समस्या का समाधान मैं टेलीग्राम चैनल पे करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।